भागलपुर आप सभी मित्रगणों का ईवीएस ऑनलाइन परीक्षा पेपर 1 31 दिसंबर 2021। आइए मित्र, पहला प्रश्न। साबुत मूंग या चना को रात भर पानी में भिगोकर फिर 1 या 2 दिन छोड़ देते हैं। सबसे पहले जो भाग अंकुरित होगा तो जड़ अंकुरित हो जाएगा। क्या साहब? जड़ अंकुरित होगा। रूट। अंकुरित कोई भी अनाज होता है ना, उसमें कई तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं और इसमें पाए जाने वाले जो एंटीऑक्सीडेंट, उसी की वजह से रोग प्रतिरोधक क्षमता बेहतर हो पाती है। मतलब वो गजड़ाने जाता है, वो ब्रीडिंग हो जाता है। वहीं मतलब इसमें जो है ना मौजूद जो लवण होता है, शरीर की दूसरी सब जो नीडनेस होती है, आवश्यकता, उसको भी पूरी करता है। जैसे कि फास्फोरस, आयरन, कैल्शियम, जिंक, मैग्नीशियम इत्यादि, ये सब प्रमुख लवण पाए जाते हैं। अच्छा, सबसे पहले जड़ जो है ना, अगला प्रश्न। मांड की उपस्थिति को जांचने के लिए आयोडीन के हल्के घोल से परीक्षण करने पर निम्न में कौन सा रंग आता है? ये जो डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन, मांड या मंड, स्टार्च वगैरह, तो काला नीला, नीला काला आएगा। नीला काला 1 नंबर। माने खाद्य पदार्थ पर आयोडीन का घोल डाला जाता है इस परीक्षण में, मंड परीक्षण। मंड यानी कि स्टार्च, तो स्टार्च प्रेजेंट रहता है तो आयोडीन का जो घोल होता है पीले या नारंगी रंग का बना हुआ रहता है। और जो ये तो आयोडीन का घोल हो गया। और किसी भी मतलब तत्व में, किसी भी पदार्थ में मंड उपस्थित होता है तो नीले या काले रंग का दिखने लग जाता है। मतलब मंड है कि नहीं, स्टार्च है कि नहीं, ये कैसे पता करेंगे? तो घोल का परीक्षण, जो आयोडीन घोल का परीक्षण, ये आप देखिए आयोडीन घोल का परीक्षण। तो आयोडीन जब डालेंगे, आयोडीन घोल को डालेंगे, कोई भी पदार्थ है उसके ऊपर आयोडीन का घोल यदि डालेंगे तो नीला काला हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ये देखिए बेरी बेरी नामक रोग। तो बेरी बेरी तो विटामिन बी होगा, ठीक है, विटामिन बी, B1। बेरी बेरी रोग, अब B1 का रासायनिक नाम क्या होता है? थायमीन होता है, थायमीन। और प्रत्येक दिन लगभग 1 मिलीग्राम की आवश्यकता होती है। और आप जानते हैं कि जब गर्भवती महिलाओं को लगभग 5 मिलीग्राम B1 की मात्रा की आवश्यकता होती है। विटामिन जो B1 है, थायमीन, उसकी 5 मिलीग्राम mg प्रत्येक दिन आवश्यक होता है। ठीक है साहब। और ये आप जानते हैं विटामिन है तो हीनता जन्य रोगों से बचाव में मददगार होता है, यानी कि कुपोषण जन्य रोग, उससे बचाव में मददगार होता है ना। चलिए, यहाँ पर हमारा तीसरा उत्तर हो जाएगा। अब देखिए, कहता है अगला क्वेश्चन हमारा कि पटसन का रेशा, तो पटसन का रेशा, तो पटसन का रेशा पौधे के किस भाग से? तो पटसन का रेशा पटसन के पौधे के तना से, किससे? स्टेम से। आप देख पा रहे हैं, ये देखिए ये स्टेम है, ये क्या है? ये स्टेम है। स्टेम से प्राप्त होता है। किस भाग से प्राप्त होता है? स्टेम से प्राप्त होता है। मार दें उत्तर। और पटसन से पूछा जाए कि और क्या क्या बनाते हैं? मोटा मोटा रस्सी बनाते हैं, मछली का जाल, कैनवास वगैरह, टटिया, टाट, मोटा मोटा जूट, जूट वगैरह जो है ना, उस सब के साथ में मिला करके चीनी के जो बोड़े होते हैं ना, वो भी बनाए जाते हैं। सोन वाला बोड़ा नहीं देखे हैं? हाँ।
और ये जो पटसन होता है इसकी पत्तियां और कोपल और फल बहुत कड़वा होता है, बिटर होता है। और इसका जो शीर्ष है, शाखा वगैरह जो है ना, ये देख रहे हैं, ये पत्ता वगैरह जो ये पशु खाते हैं, पशुओं को खिलाया जाता है। निम्न में कौन सा जड़ नहीं है? देखिए, आलू क्या है? तना है। हाँ, आलू तना है। हद कर दी आपने, नहीं साहब? तो इस ट्रिक से आप देखेंगे, यहाँ पर देखें, निम्न में कौन सा जड़ नहीं है बोल रहा है, तो आलू तना है। बाकी मूली, देखिए कोई भी ये जो लोलकी निकल गया ना, लोलकी निकल गया, ये देखिए लोलकी निकल गया, ये लोल निकल गया, ये जड़ है। बात समझे? अरे एनो 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 करके रहता है ना दोस्त, ये देखिए सलगम जैसे सलजम नीचे निकल गया, तो पकड़ने का बुद्धि है वो। आप पंडित ये भागलपुर के एक नंबर वाला। चलिए, और बाकी आलू एकदम याद कर लें दोस्त, ये ना तना होता है। हद कर दिया आपने, हल्दी अदरक वगैरह, क्या और भी, हल्दी हो गया, गाजर हो गया, मूली हो गया, आलू वगैरह, ये सभी तना के अंतर्गत आते। ये ओह बाबा रे बाबा, ये तो उल्टा हो गया, ओ माय गॉड। हल्दी, ये मूली गाजर मैंने बोल दिया यारा, माफ कर देना। हद कर दिया आपने, हो से क्या? हल्दी, को से केसर, ओ से आलू वगैरह, पो से प्याज, पो से प्याज, हटाइए उसको। तो बाकी जो आलू, हल्दी, केसर वगैरह, ये सभी तना है। हद कर दिया आपने, वो ट्रिक को एक्सपेंड करेंगे। एक्चुअली कलम जो है ना फेल सी हो गई है, वरना यहीं पे लिख देते। निम्न में कौन सा परजीवी पौधा? देखिए पारासाइट बोला जा रहा है, तो पारासाइट किसे कहते हैं? जब खुद का फायदा और दूसरे को नुकसान, तो अमरबेल हो जाएगा कसकटा। अमरबेल माने लतड़ता है तो दूसरे को भी ढक लेता है। अमरबेल एक परजीवी पौधा हो जाएगा। ये अमरबेल एक परजीवी पौधा होगा। परजीवी, ये एक प्रकार का क्या है ना, लता होता है, लता होता है, क्रीपर्स। अच्छा, जो देखिएगा आप, बबूल, कीकड़, बेड़, ये सब पेड़ के ऊपर ना पीला पीला सा जाल ऐसा बना देता है, उसको ढक देता है। पूरा पोषक तत्व, सूर्य का प्रकाश नहीं मिल पाता है, तो खुद तो लहलहाएगा, दूसरे का जान मारेगा चापाकल में धौंस दे करके। तो गलत बात है ना। तो यही तो परजीवी है, पैरासाइट। एगो होता है सिम्बायोसिस, सहजीवी, बोले तो जब दोनों को फायदा होता है। अच्छा, ये जो आपका परजीवी पौधा, ये जो अमरबेल है ना, अमरबेल, इसके और भी नाम हैं, जैसे अमर बलड़ी कहते हैं, अमर, इसको आकाश बेल भी कहते हैं, आकाश बेल। और ये जो है ना घास दुभरी वाला साकीय परजीवी होता है। इसमें पत्तियां जो होती हैं ना, ये पत्तियां आप देख रहे हैं पर्ण रहित, यानी कि हरा रंग लिए हुए नहीं रहता है, पीला पीला रहता है। तो हरे रंग का यानी क्लोरोफिल का अभाव रहता है, इसलिए इसका रंग ना पीला यानी पीत, पीत मिश्रित सुनहरा रंग का, या हल्का हल्का कभी कभी लाल लाल रंग का भी होता है। अमरबेल है साहब, बी नंबर हमारा उत्तर। नेक्स्ट दोस्त, अगला प्रश्न। निम्न में बीज पशुओं द्वारा विस्थापित होते हैं। मैंने फॉलोइंग प्लांट सीड्स आर डिस्पर्स्ड बाय एनिमल्स, एनिमल्स ने खाया, दूसरे जगह पहुंचा दिया, विस्थापित कर दिया। तो निम्न में कौन सा? देखें, आम इसमें ना, आम एकमात्र हो जाएगा। बंदर भी खाते हैं, खाते खाते दूसरे जगह लेकर के चले गए, गुठली वगैरह, कौवा उठा के चला जाता है। हाँ, मनुष्य तो ले ही जाता है, ससुराड़ी से 1 केजी आम खरीद लिया, लेके चल गया लुधियाना।
पटना से खरीद लिया, मतलब एक जगह से दूसरे जगह विस्थापित जानवरों के द्वारा, तो आम होगा। बाकी ये सोजीना, सहजन, ये देख रहे हैं, ये नहीं। मैपल, मैपल, ये आप मैपल ट्री देखिए। देखिए दोस्त, आप लोग की शिकायत रहती है ना ऑफलाइन क्लास में, चित्र नहीं दिखा पाते हैं। ये देखिए मैपल ट्री, घोंजेदार ये वृक्ष है, छायादार वृक्ष है। ये भला क्यों होगा? और ये आप देखिए आक का वृक्ष, कैलोट्रोपिस, आक का पौधा, आक का पौधा, तो आम हो जाएगा ना। ये सब ये सब ये सब खाने वाला है, ये तो सब्जी बनाने में काम आता है। चलिए दोस्त, आम, ओके, आगे बढ़ें। निम्नलिखित में कौन किसको बीज पत्र कहते हैं, यानी कि कॉटिलेडॉन्स कहते हैं, बीज पत्र। ठीक, बीज पत्र, तो क्या बीज पत्री, बीज पत्ती, सीड का लीव्स, सीड का लीव्स, ये देखिए बीज पत्र, बीज से जो निकला पत्ता, ये देख रहे हैं नया नया पौधा, बीज से जो पत्ता निकला, ये पार्ट्स ऑफ सीड, ये बीज है, बीज अंकुरित हो रहा है, फर्स्ट लीफ, पहला पत्ता, ये देख रहे हैं, इसीलिए बीज पत्ती, डायरेक्ट ही हमने बोल दिया बीज पत्री, बीज पत्ती। इसी को एम्ब्रायो, भ्रूण बोलेंगे। अच्छा, ये ये कोट है इसका, ये चारों ओर कोट, यहाँ देख रहे हैं कोट। और ये फूड स्टोर, यहाँ पर भोजन संचय होता है। जब तक ये निकला नहीं है ना साहब, इसी को खाता है, इसी को खा करके जिंदा रहता है। ये बीच वाला जो फूड है, स्टोर भोजन है। तब ये निकल गया, जर्मिनेटेड हो गया, तब सूर्य के प्रकाश से अब प्रकाश संश्लेषण करके भोजन का निर्माण करेगा, है ना साहब। चलिए, तो अच्छा, बीज पत्र को बीज पत्ती कहा जाता है। बीज का अंकुरन होने पर यह बीज पत्र विकसित होकर के पौधों के पहले पत्तों का रूप धारण कर सकते हैं। वनस्पति शास्त्र में फूलदार जो पौधा होता है उसका वर्गीकरण बीज में मौजूद बीज के पत्रों की संख्या के आधार पर किया जाता है। एक बीज पत्री जो मोनोकॉटिलेडन होता है वाली जनजाति को मोनोकॉट कहा जाता है, और दो बीज पत्री वाली को डाइकोटिलेडॉन्स, द्विबीजपत्री कहा जाता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि कहता है कि किसको बीज पत्र कहते हैं, तो बीज पत्ती को कहते हैं। ये देख रहे हैं, इसी प्रकार से उदाहरण के रूप में जोड़ा गया है ना, एम्ब्रायो जैसे है। देखिए कितना बेहतरीन आपकी मदद के लिए किया गया है। आप फूलों में देखेंगे ऑब्यूल्स, ये देखिए बीजांड वगैरह, हाँ, पुंकेसर, स्त्री केसर, पुरुष वाला भाग और स्त्री वाला भाग, पुंकेसर, स्त्री केसर। चलिए, यहाँ पर हमारा उत्तर हो गया साहब, बीज पत्ती सीड, सी नंबर। अगला प्रश्न है, निम्न में किस पौधों की जड़ों में नाइट्रोजन जोड़ने वाले बैक्टीरियों की ग्रंथियां नहीं होती हैं? तो नाइट्रोजन देखिए दलहनी पौधों में होता है ना, दलहनी पौधों में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। तो यहाँ पर हमारा तुलसी हो जाएगा। तुलसी दलहनी पौधा नहीं है। मूंगफली भी दाल के रूप में आप प्रयोग कर सकते हैं। गार्डन पी, मटर हो गया, ये मीठी मटर, स्वीट पी, सब दलहनी। एगो जो दलहनी पौधा नहीं है, राइजोबियम नामक जीवाणु के कारण होता है, जानते हैं ना, नाइट्रोजन। ठीक है, स्वीट पी यानी कि मीठा वाला मटर, और बगीचा वाला जो मटर होता है उसको गार्डन पी बोलते हैं। मूंगफली वगैरह, ये सभी इसके जड़ों में ना नाइट्रोजन जोड़ने वाले बैक्टीरिया, राइजोबियम जीवाणु पाए जाते हैं। और तुलसी देखिएगा ना, ये द्विबीजपत्री औषधीय पौधा होता है। और तो ये ज़्यादातर आप देखते हैं कि ऑक्सीजन नहीं। चलिए, हमारा नहीं पूछा जा रहा है तो हो जाएगा तुलसी। अगला प्रश्न, पत्तियों में सिराओं एवं छोटी सिराओं की व्यवस्था का नाम है। देखिए, ये जो वेन्स होता है, आप देख रहे हैं मेन, पैरेलल वेन, समानांतर वेन, ये नस नहीं देख रहे हैं दोस्त, मेन वेन,
और वेनलेट्स, ये छोटी सिराएं, ये छोटा छोटा ये रंध्र छोटा छोटा आप देख रहे हैं, इस सिरा से ऐसे ऐसे नस टाइप का गया हुआ है ना छोटा छोटा, ये देखिए अब इससे गया हुआ है ऐसे 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 ऐसे, जालिका विन्यास बना हुआ है। क्या बना हुआ है? जालिका विन्यास, सिरा विन्यास, इसे हम वेनेसन कहते हैं, सिरा विन्यास कहते हैं। ये छोटा छोटा सिरा जो व्यवस्था बना हुआ है इसे जालिका विन्यास कहा जाता है। एकदम फोटो को बेहतरीन ढंग से देखिए दोस्त, कई प्रश्न ऑनलाइन में इस बार आए हैं यहाँ से। अच्छा, इसी में टैप रूट होता है, फाइब्रस रूट होता है। अब जालिका जालिका टाइप का खूब ज़्यादा बना हुआ है, जालिका जालिका टाइप का, तो वो जो है ना टैप रूट वगैरह। और आप जानते हैं जकड़ाजर होता है जो फाइब्रस रूट होता है, यदि समानांतर रूप में जा रहा है तो। निम्न में कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? देखिए, फॉसिल फ्यूल जो नहीं है उसके बारे में पूछा जा रहा है, तो लकड़ी जो होगा ना वो फॉसिल फ्यूल का उदाहरण नहीं होगा। लकड़ी, ये देखिए आप, ये कोयला देख पा रहे हैं, कोयला होगा, पेट्रोलियम होगा, प्राकृतिक गैस होगा। फॉसिल फ्यूल जीवाश्म ईंधन, अरे यार हजारों वर्षों से जो जमीन के नीचे सड़ने गलने से दब जाने से जिस ईंधन का निर्माण होता है उसी को तो फॉसिल फ्यूल कहते हैं। अब लकड़ी ये दबने से भला थोड़े उत्पन्न हुआ है, ये तो पेड़ पौधों से, कोयला वगैरह सड़ने गलने से जीवों के, जीवाश्म के, पेट्रोलियम, ये आप प्राकृतिक गैस वगैरह, तो कौन नहीं है? लकड़ी। कोई दिक्कत? नानू? हाँ, तब का दिक्कत बानी हो। चलिए अगला प्रश्न, निम्न में कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है? कन्वेंशनल सोर्स कहा जा रहा है। ठीक, परंपरागत स्रोत तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। वस्तुतः ये क्या ऊर्जा के परंपरागत स्रोत बोले तो नवीकरणीय, परंपरागत स्रोत शुरू से जो चला रहा है और जो समाप्त हो जाएगा और इसे फिर से प्राप्त आप नहीं कर सकते हैं, वो परंपरागत कहलाते हैं, है ना साहब। जिसे नवीकरण हम माने नया मतलब नया निर्माण नहीं कर पाएंगे। अब जैसे कि सौर ऊर्जा गैर परंपरागत हो जाएगा, सौर ऊर्जा, जियोथर्मल एनर्जी, भूतापीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा समझ रहे हैं ना, ज्वार भाटा, टाइडल एनर्जी, जल ऊर्जा, बायोमास वगैरह, ये सब आदि, ये सब जो है फिर से आप प्राप्त कर सकते हैं सौर ऊर्जा, सूरज की रोशनी से। ठीक है साहब, इसे फिर से प्राप्त किया जा सकता है, गैर परंपरागत जो होता है। और जिसे प्राप्त फिर से नहीं कर सकते हैं तो वो परंपरागत है। ठीक है, और पृथ्वी पर असीमित मात्रा में उपलब्ध होते हैं और प्रदूषण रहित होते हैं। कौन? गैर परंपरागत वाला। तो देखिए ये जीवाश्म ईंधन खत्म हो जाएगा ना, जीवों के सड़ने गलने से कोयला, पेट्रोल, डीजल ये सब खत्म होता है ना, तो परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है जो खत्म हो जाएगा। और गैर परंपरागत सौर ऊर्जा देख रहे हैं एकदम चलाते रहिए, घटने वाला है, टाइडल ज्वार भाटा एकदम गुरुत्वाकर्षण से उठते जाएगा और आप इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर लेते। भूगर्भ ही है, यानी कि पृथ्वी के गर्भ से जो भूकंपीय क्षेत्र या फिर अन्य हलचल होती है उस माध्यम से वो एनर्जी का निर्माण कर लेते हैं, विद्युत बना लेते हैं। तो ये तीनों ही गैर परंपरागत, नॉन कन्वेंशनल है। और कौन सा एगो कन्वेंशनल है? कन्वेंशनल तो जीवाश्म ईंधन जो समाप्त हो जाएगा। चलिए हमारा डी नंबर उत्तर होगा। अगला प्रश्न, पौधों के ऊपरी भागों से वाष्प के रूप में, ऊपरी भाग ये देख रहे हैं वाष्प के रूप में, वेपर
के रूप में जल की क्षति को कहते हैं। हल्का वाटर वेपर, ये ऑक्सीजन आप देख रहे हैं निकलता है ना, माने प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाग लेता ही है। तो इसे आप क्या कहते हैं? इसे वाष्पोत्सर्जन, ट्रांसपीरेशन कहते हैं, है ना साहब, वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। आप जानते हैं पेड़ पौधा मिट्टी से जल का अवशोषण करता है और अवशोषण करके थोड़ा मात्रा में पादप द्वारा उपयोग होता है, और शेष बाकी जो जल होता है ना वो भाप के रूप में उड़ जाता है। खाना बनाने के लिए यार पानी उसे भी चाहिए ना। हाँ हाँ, कुछ पौधों को छोड़ करके, हालांकि हरे पौधे होंगे तो फिर वाटर की आवश्यकता तो होगी ही। तो वाष्पोत्सर्जन पौधों के माध्यम से होने वाले पानी के आवागमन और इसकी जो वातावरण में होने वाला वाष्पीकरण प्रक्रिया, वाष्पोत्सर्जन। डी नंबर हमारा उत्तर। अगला प्रश्न, हिमालय मैपल एक औषधीय पौधा है जो उच्च क्षेत्रों में पाया जाता है। इसे किस समूह में रखा जाएगा? तो साहब स्थानिक पौधा किसके समूह में रखिएगा आप? एंडेमिक। हिमालयन मैपल जो है एक औषधीय पौधा होता है, औषधि वाला मेडिसिनल प्लांट होता है, और ये ना ऊंचा ऊंचा क्षेत्रों में पाया जाता है, उच्च क्षेत्र में। आ, 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 बोलते हैं, बोले तो भौगोलिक दशा के कारण, स्थान स्थान के कारण, माने एक विशेष स्थान में पाया जाएगा, एंडेमिक होगा, सभी जगह नहीं पाया जाएगा। तो सभी जगह पाया जाएगा तो सर्वत्र। अब कहीं कहीं पाया जा रहा है तो स्थान स्थान पर निर्भर करना, यानी स्थानिक। क्या बोलेंगे? स्थानिक। ठीक है साहब, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो हिमालय मैपल है इसके बारे में बात किया गया, और ये एंडेमिक होता है, स्थानिक। हमारे सौरमंडल कौन सी ग्रह पृथ्वी से छोटा है? लीजिए, पृथ्वी से छोटा हमने तो कई बार चैप्टर में पढ़ाया हुआ है। पृथ्वी से छोटा बूसु प्रिशुम। ये देखिए, सबसे पहले सूर्य से नजदीकी के आधार पर आप देखेंगे तो बू शु प्रिम यानी बुध शुक्र पृथ्वी और मंगल, ठीक, ये ठोस ग्रह हो जाएंगे, पार्थिव ग्रह होंगे, ठोस ग्रह। और ये गैसीय ग्रह होगा, बुसुप्रिम वृषभ, बृहस्पति, शनि, अरुण और फिर वरुण। ठीक है साहब, तो ये रिंग पाया जाएगा, है ना। ये गैसीय अवस्था में, चूंकि सूरज से दूर हैं, सबसे ज्यादा दूर वरुण। अब आपसे पृथ्वी से छोटा पूछ लिया, तो पृथ्वी से छोटा कौन? शुक्र होगा, बुध होगा, दोनों हो जाएगा। तो पृथ्वी से छोटा, यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा उत्तर? पृथ्वी से छोटा बुध। तो सी नंबर उत्तर मारेंगे, बुध, सी नंबर हो जाएगा। दोनों ऑप्शन तो है नहीं कि आप शुक्र मारिए बुध मारिए, यहाँ तो बुध ही तो पृथ्वी से छोटा होगा। चलिए, हालांकि सबसे छोटा हो जाता है। अच्छा, बड़े यदि हम बड़े के क्रम में करते हैं तो वृषभ प्रिशुम्बु, वृषभ प्रिशुम्बु। नहीं समझे? बैठाइए, वृषभ प्रिशुम्बु, एक एक लेटर लिखिए, समझ जाएंगे। अगला प्रश्न, हमें आगे बढ़ने दीजिए जल्दी से। एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर ईवीएस का उद्देश्य निम्नलिखित में क्या होना चाहिए? तो क्या होना चाहिए साहब उद्देश्य? देखते लगा दीजिए कि लिंग संबंधी विषयों की तथा हाशियाकरण के मुद्दों पर समालोचना करना, बताया है हमने। क्रिटिक एनालिसिस, विवेचनात्मक चिंतन करना, समालोचनात्मक चिंतन, विवेचनात्मक चिंतन करना। बोले तो गुण और अवगुण को जानना। तो इसके ये लिंग संबंधी विषय के प्रति बच्चा जागरूक होगा। हाशियाकरण यानी डिप्राइव्ड वर्ग के, अपवंचित वर्ग के जो बच्चे हैं, मार्जिनलाइज्ड बच्चे, उनके साथ भेद भाव जिन बच्चों के साथ हो रहा है वो सभी हाशियाकृत बच्चे कहलाएंगे। तो उनके प्रति बच्चा जागरूक होगा, गुण अवगुण को, खामियों को, अच्छाइयों को जानेगा, ताकि समाज में इन कुरीतियों को, इन कुव्यवस्थाओं को उखाड़ कर जड़ से फेंक सके।
समालोचना, क्रिटिक एनालिसिस। देखिए क्रिटिकल एड्रेसिंग हमने स्पष्ट बताया है, कंठस्थ करना गलत, 1 नंबर उत्तर हो जाएगा। ये बस सीखने को वर्णन वर्णन करना, समीक्षा करना नहीं। वातावरण संबंधी पहचानना, प्रत्याहरण करना। चलिए हटाइए रिकॉल, प्रत्याहरण करना, रिकॉल, फिर से मेमोराइजेशन। अगला प्रश्न है हमारा 77 नंबर। प्राथमिक स्तर पे भी एकीकृत इंटीग्रेटेड वाला जो होता है, प्रवृत्ति को निम्न में कौन अनुमोदित करता है? तो कौन अनुमोदित करता है? विज्ञान, सामाजिक, पर्यावरण की अवधारणा, मुद्दों को एकीकरण। बच्चे अपने पर्यावरण को एक संपूर्ण रूप में देखता है। यस, बी नंबर। बच्चे संपूर्ण रूप से अपने पर्यावरण, अपने इर्द गिर्द के परिवेश को देखते हैं, और इसमें 1 नंबर भी तो शामिल हो गया ना। मतलब ईवीएस में आप इतिहास, भूगोल, नागरिक, समाज शास्त्र सबको एक नाम देते थे, SSC, सोशल साइंस, सामाजिक अध्ययन, और उसी में मिला रहता था। तो ए और बी बेहतरीन है, ये थीम पर आधारित है, गलत एकीकृत के बारे में बात करिए ना, एक कर देना। पर्यावरण को एक संपूर्ण रूप में देखना, यह थीम पर आधारित इसमें विज्ञान विषयों के विषय उप विषय शामिल। उप विषय, यहाँ थीम और यहाँ उप थीम लिया जा रहा है, भला ये थोड़े है एकीकृत। ए और बी हमारा उत्तर हो जाएगा 77 का। ये सी नंबर में क्या, यह थीम पर आधारित है। थीम हमारी जो ईवीएस होती है साहब, वो थीम पर आधारित, जैसे कि आप 6 थीम जो हैं, 6 थीम है और 4 उप थीम है, ये होगा हमारा सी। यहाँ ऑप्शन देखिए तो ए बी सी भी है, तो ये बेस्ट मुझे लग रहा है, बी नंबर वाला। मतलब ए बी सी तीनों को लेना पड़ेगा। और यहाँ चौथे में विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के विषय तथा उप विषय शामिल हैं, तो इसको हम निगेटिव करेंगे उप विषय के रूप में। और वैसे भी डी तो हमारा है नहीं मौजूद, यदि डी मौजूद होता तब तो ए बी सी डी आप ले सकते थे। तो ए बी सी, बी विल बी द राइट आंसर। निम्न में ईवीएस की शिक्षा के संबंध में कौन सा सही है? तो अनुभव द्वारा सीखना, मूर्त से अमूर्त की ओर, ज्ञात से अज्ञात, ईवीएस का एक प्रासंगिक रूप में देखना। मारिए ना 1 नंबर, अनुभवों द्वारा सीखना। प्री नॉलेज से, प्री एक्सपीरियंस से, बच्चे को पूर्व जिंदगी से जोड़कर पढ़ाया जाना चाहिए, प्री नॉलेज से जोड़कर पढ़ाया जाना चाहिए। अनुभव द्वारा, मूर्त से अमूर्त की ओर भी शिक्षा देनी चाहिए। ज्ञात से अज्ञात, ए बी सी विकल्प, और डी में क्या है, प्रासंगिक रूप, प्रासंगिक, एकदम बिल्कुल कॉन्टेक्चुअल, कॉन्टेक्स्ट से जोड़ना, यहाँ तो सब सही है, 1 नंबर। निम्न में ईवीएस के पाठ्यक्रम थीम कौन सा है? लीजिए थीम आपसे पूछ लिया, तो हम जानते हैं कि थीम जो 6 होते हैं, 6 थीम है। परिवार है, फैमिली एंड फ्रेंड, परिवार एवं मित्र, ठीक। भोजन, आवास, यात्रा, जल, चीजें जो हम बनाते हैं और जो करते हैं, थिंग्स वी मेक एंड डू। तो कार्य एवं खेल, ये तो उप थीम के अंतर्गत आता है। कार्य एवं खेल, थीम कौन सा है? चीजें जो हम बनाते, यही तो थीम है मुख्य, बी नंबर। ये जानवर, पशुएं जो होता है, उप थीम सुनिए, उप थीम क्या होता है? कार्य एवं खेल होता है, पशुएं होता है, जानवर हो गया, पशु, वनस्पतियां, पेड़ पौधे, है ना साहब। ये सभी ना उप थीम है। थीम कौन सा है? चीजें जो हम बनाते हैं और जो करते हैं, बी नंबर उत्तर। अगला प्रश्न, आरटीई ईवीएस के पुस्तक का अंतरिक्ष में सुनीता आधारित। अच्छा जी, सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में ये जो चैप्टर दिया गया है, ठीक है। तो ये रोजमर्रा की चुनौती, चैलेंज, यानी रोजमर्रा में जो चुनौती होती है, रोजमर्रा से जुड़ा हुआ चीज, ये नहीं बोल रहा है, चुनौतियां, रियल लाइफ इंसिडेंट, असल जिंदगी की घटनाएं हैं। रियल पीपल एंड देयर एक्सपीरियंस, वास्तविक लोग तथा उनके अनुभव। सुनीता विलियम्स वास्तविक में थी ना, और इन्होंने अपने अनुभव का वर्णन किया है ना, तो हमारा सी नंबर उत्तर
आई। सी नंबर। डी कहता है रियल प्लेस, वास्तविक स्थान। इससे भी ज़्यादा तो बेहतरीन हमारा सी हो जाएगा उत्तर। अगला 81। खाद्य पदार्थ खराब होने तथा अपव्यय यानी कि बेकार हो जाना, ज़्यादा खर्चा होना को संबोधित करते कौन सा संसाधन सुझाव, माने कौन सा प्रिजर्वेशन, कैसे संरक्षण करिएगा आप। तो कौन सा कहता है कि कौन सा विकल्प का चुनाव करें। ठीक है, परिवार के अनुभवों एवं पारस्परिक क्रिया यानी कि इंटरेक्शन को खाद्य पदार्थ संबंधित व्यक्ति साझा करना, कितना बेहतरीन बात है। एक तो पूर्व अनुभव से और परिवार समवयस्कों का अनुभव और एक दूसरा मित्र या परिवार के बूढ़े बुजुर्ग सब एक दूसरे को अपने अनुभव शेयर करेंगे, साझा करेंगे, पारस्परिक क्रिया करेंगे, इससे बेहतरीन विकल्प तो होगा ही नहीं। व्याख्या गलत। दृश्य श्रव्य जोड़ा सोच से है, एकदम गलत, एकदम गलत। ये दृश्य श्रव्य है, लेकिन एक नंबर सबसे ज्यादा बेहतरीन। ईवीएस शिक्षक निम्न में किसके अंदर स्वच्छता अभियान चला सकता है। चलिए, क्लीनिनेस ड्राइव इन, हमारा उत्तर हो जाएगा क्या, प्रोजेक्ट वर्क, परियोजना, हेनरी किलपैट्रिक महोदय। और सबसे पहले दिया था जॉन डीवी ने। सबसे बेहतरीन प्रोजेक्ट, परियोजना, स्वच्छता अभियान। ग्रुप में काम दिया जाएगा, बच्चों को ग्रुप में बांटा जाएगा, सहयोगात्मक गतिविधि, फील्ड विजिट, क्षेत्र भ्रमण, इसको हटाइए ना यार, प्रोजेक्ट पे जाइए ना, ये सबसे ज्यादा दमदार होगा। कहता है हमारा अगला प्रश्न एनसीईआरटी आरटी के ईवीएस के अध्याय 15, ठीक, कक्षा 5, उसी से ठंडा उसी से गर्म, किसने लिखा है, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने लिखा हुआ है। ठीक है, डॉक्टर जाकिर हुसैन कहानी का प्रयोग, इसका मुख्य उद्देश्य विकसित करना है। तो क्या विकसित करना उद्देश्य है साहब, जल चक्र, वाटर साइकिल, संघनन, कंडेंसेशन और प्राथमिक स्तर पर सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया। देखिए, एकदम बहुत ज्यादा चर्चा किया गया है कि आप फूकते हो चाय को, गर्म चीजों को मुंह के गर्म भाप से फूकते हो, तो गर्म से गर्म ठंडा कैसे हो जाता है, चर्चा किया गया है। बात कुछ समझे। और इसके ठीक उल्टे में आपको जैसे कड़ाके की ठंड लग रही है, आप मुंह से भाप निकालते हैं तो गर्म भाप हो जाता है। तो इसके बारे में खूब चर्चा किया गया है, सांस छोड़ने, सांस लेने, अर्थात प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग एट प्राइमरी लेवल। चलिए ठीक है, रेचक और पूरक के बारे में सी नंबर हमारा उत्तर होगा। अगला प्रश्न बढ़ते हैं। ईवीएस की शिक्षा में रचनात्मक मूल्यांकन कैसा, फॉर्मेटिव, फॉर्म होगा ज्ञान का, फॉर्मेटिव, रचनात्मक, देखिए ना, फॉर्म होगा, रचनात्मक, संरचनात्मक आकलन, ज्ञान का निर्माण, सबसे उपयुक्त उद्देश्य से पूछा जा रहा है। तो विद्यार्थियों की मात्रात्मक सम एवं गुणात्मक प्रगति संबोधित करना, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, साहब दोनों को मिला लिया, एक नंबर बेहतरीन होगा, वही रचनात्मक मूल्यांकन। अब आप रचनात्मक देख करके केवल जो है वो गुणात्मक ढूंढने लग जाइएगा, गलत बात है। अच्छा, रचनात्मक को अधिगम के लिए आकलन, असेसमेंट फॉर लर्निंग कहते हैं। अधिगम के लिए आकलन, क्या दोस्त, के लिए असेसमेंट फॉर लर्निंग। ठीक है, विद्यार्थी के विषय अनुसार प्रगति का आकलन करना, विषय के अनुसार, यार जिंदगी से जोड़िए ना, मात्रात्मक गुणात्मक सब आ जाएगा ना। विद्यार्थी को अंक श्रेणी, गलत बात है, अगली कक्षा में बढ़ाइए, प्रोन्नति दीजिए, पदोन्नति दीजिए। बच्चे को 1 क्लास में है ना 2 में भेज दीजिए, 3 में भेज दीजिए, सीखे कि नहीं सीखे कोई फर्क नहीं पड़ता है, यही मास्टर बन के कीजिएगा हो, हैं महारानी जी, गो अप करते हैं, 1 नंबर विकल्प। चलिए साहब, 1 नंबर विकल्प आखिर होगा तभी तो निदानात्मक आकलन, उपचारात्मक आकलन करेंगे, निदानात्मक डायग्नोस्टिक टेस्ट करेंगे, जो भी त्रुटियां होंगी सुधार करेंगे, उपचार करेंगे, हाँ, तभी तो बच्चा प्रगति करेगा, प्रगति गतिविधि को संशोधित करेगा, सीखेगा, सफलता असफलता को समझ पाएगा। अगला प्रश्न, ईवीएस का शिक्षक सदैव अपने पास एक डायरी व कलम रखता है। अच्छा ठीक है,
छात्रों के प्रतिदिन के अर्थपूर्ण और दिलचस्प व्यवहार का अवलोकन करता है। अच्छा, अवलोकन किया और डायरी उड़ी में लिख लिया उस बंदे ने, मतलब उस जो डे बाय डे, वो डे बाय डे लेखा जोखा करता है, तो डे बाय डे तो आ गया एनेक्डोटल, हमने अपने नोट्स में बताया भी है, लिखाया भी है। डे बाय डे लेखा जोखा जो होगा ना वो एनेक्डोटल होगा। दृष्टांत वर्णन, दृष्टांत वर्णन कहते हैं इसे, दृष्टांत, या फिर उपाख्यान अभिलेख, उपाख्यान। और दूसरा क्या कहते हैं, और भी 3-4 नाम हिंदी में बोलते हैं, खैर एनेक्डोटल याद रखिए ना। पोर्टफोलियो नहीं साहब, पोर्टफोलियो नहीं होगा यहाँ पर। पोर्टफोलियो यहाँ पर देख रहे हैं, पोर्टफोलियो में तो हम लगभग जो है ना सारी चीज़ों को लिख सकते हैं, लिखते हैं। यहाँ पर अर्थपूर्ण और दिलचस्प, जो इंटरेस्टिंग होगा, जो मेन वाला होगा, कुछ कुछ चीज़ों को ही लिखते हैं हम। बारीक सा अंतर है, वरना समझिए के टाइप का है। चलिए 1 नंबर उत्तर हो जाएगा। निम्न में कौन सा ईवीएस के आकलन का सूचक हो सकता है? आकलन का सूचक हो सकता है तो 1 बी, ये दोनों हो जाएगा। देखिए, अवलोकन करके और सहयोगात्मक गतिविधि करके। याद करना गलत, रिकॉलिंग गलत, प्रत्याहन फिर से रट्टा मारना। तो 1 नंबर ये भी बताना है क्या? चलिए, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक की अपनी कक्षा में वास्तविक चुनौती है। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। विद्यार्थी को सूचना देना, कार्यपत्रक देना, वर्कशीट, सीखने का अवसर प्रदान करना। जहां अवसर देख लिया मार दीजिए। अरे अवसर दीजिएगा तब ना लर्निंग बाय डूइंग करेगा बेहतरीन ढंग से। हाँ, इसमें भी कौन बात। निम्न में पर्यावरण अध्ययन सीखने के प्रभावशाली संसाधन है। देखिए, इफेक्टिव रिसोर्स के रूप में कहा जा रहा है, इफेक्टिव रिसोर्स के रूप में। तो कविताएं और कहानियां, मछली जल की रानी है मछली पर्यावरण, पेड़ बचाओ, आइयो भाइयों बहनों पेड़ लगाओ, कविताओं के माध्यम से, कहानियां दादी नानी से सुनता था बच्चा। पर्यावरण शिक्षक की पाठ्य पुस्तक। देखिए, पाठ्य पुस्तक शुरुआती दिनों में तो कविता और कहानी से बच्चों को करवाते हैं शुरुआत। सीखने का आकलन दिया जा रहा है, प्रभावशाली तरीका संसाधन, कविताएं, कहानियां, पोएम्स एंड स्टोरीज, दृश्य, कार्यपत्रक, इन सब से बेहतरीन लयबद्धता होती है। देखिए ना, शुरुआती पढ़ने का दौर, मछली जल की रानी है, जीवन इसका पानी है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हमारे जेठ सास को दोस्त का ले गया यार। बात बुझे हो? नहीं बुझे? बुझना था ही नहीं। 1 नंबर उत्तर। निम्न में क्या पर्यावरण अध्ययन ईवीएस पाठ्यपुस्तक के अतिरिक्त, उसके अतिरिक्त एक महत्वपूर्ण संसाधन हो सकता है? महत्वपूर्ण संसाधन हो सकता है तो समुदाय के सदस्य, यानी कि संप्रदाय, कम्युनिटी, समाज, दोस्त मुहिम, छंगुड़ी, लुतनी, कजली, किरनी, बभिनी, बिबितिया, ये सब हो सकते हैं। समुदाय का यानी कि समाज का सदस्य, समाज से सीखता है ना बच्चा। 1 नंबर बेहतरीन विकल्प। अगला प्रश्न, निम्न में किस आकलन का पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विद्यार्थियों द्वारा आनंद लिया जाता है? तो आनंद लिया जाता है, लेने दीजिए, पोर्टफोलियो मार दीजिए, पोर्टफोलियो द्वारा आकलन। पेपर पेंसिल तो मैंने बताया हमेशा दूर रहिए, पेपर पेंसिल फिर आया गलत कीजिए। ऑरल क्वेश्चन, मौखिक वाला प्रश्न का है, लिखित वाला नहीं। और यहाँ पर सभ्य वाला धंधा, पोर्टफोलियो द्वारा आकलन। 1 नंबर पोर्टफोलियो। मिलते हैं पुनः अगली दमदार कक्षा में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।